Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. We have a lot of news today. लेकिन more importantly, मैं तो ये कहूँगी क्योंकि माशाल्लाह क्या लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट विमेंस क्रिकेट टीम की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कैप्टन बिस्मा मारूफ। थैंक यू सो मच बिस्मा, ज़बरदस्त आप लोगों की आजकल परफॉर्मेंस है। लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इस साल ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग ही थी, फाइम से सो ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप में। तो एशिया कप में जाते हुए कोई परेशानी थी, कोई प्रेशर, कोई टेंशन फील हो रहा था आपको? डेफिनेटली टीम पे एक प्रेशर रहता है जब आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहे होते। हम लोग की इस साल इतना अच्छा हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि हम लोग ने बैठ के बात की और अच्छी चीज़ थी कि लड़कियों ने ओपन होकर उस पर सुना और सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने इस टीम को रीबिल्ड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग ने प्लान्स बनाए थे उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट्स जो है वो आप लोग के सामने। अच्छा बिस्मा, ये बताइएगा प्लीज़ कि एशिया कप में आपको पता है ना पाकिस्तान ने जैसी परफॉर्मेंस दी है, हम सब आपके मद्दा हो गए हैं, पूरी टीम से बड़ी खुश है कौम। और ख़ास तौर पर एक मैच होता है जिसका हम सबको इंतज़ार होता है और वो है इंडिया। एक ज़बरदस्त टीम है इंडिया भी, उनको हराना, उस परफॉर्मेंस का क्रेडिट किसको देंगे? सबका टीम एफर्ट था और सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो अच्छी चीज़ थी। और जो भी उन्होंने प्लान्स किए वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए। लेकिन जब बड़ी टीम होती है ऑलरेडी जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो जीता है और उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और जिस वजह से हम लोग मैच जीते। चलें, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस बिस्मा, और डेफिनेटली इसकी तो बहुत ज़रूरत होती है जैसे कि आज भी होगी, क्योंकि अब आपका मुकाबला है श्रीलंका से जो एक और टफ टीम है बाय द वे। तो पाकिस्तान हरा तो चुका है एक दफ़ा, लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर होता ही कुछ और है। एक बार फिर स्पिनर्स के ज़रिए ही काबू करेंगे या कोई और स्ट्रैटेजी आप लोगों ने सोची है? श्रीलंका के साथ हम लोग काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं और काफ़ी क्लोज मैचेस उनके साथ रहे हम लोग के। हम लोग को पता है कि ये ऑपोजिशन कितनी टफ हो सकती है ऑलरेडी, और हमारी यही कोशिश रहेगी जो हम लोग अपने प्लान्स करते हुए आ रहे हैं, प्लान किया हुआ हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करें और ऑलरेडी जो भी अच्छी क्रिकेट खेलता है वो जीता है। तो हमारा यही रहे कि हम लोग कम मिस्टेक्स करें और अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीतें। अच्छा, अब आपको और दीगर ख़वातीन खिलाड़ियों को एक शिकायत रही है कि तमाम दुनिया से ये है कि डोमेस्टिक के मौक़े नहीं मिलते। अब पाकिस्तान विमेन लीग भी होने जा रही है, हमें पीसीबी ज़राए तो यही कंफर्म कर रहे हैं। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा लड़कियों की क्रिकेट को? तो वुमेन लीग से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग काफ़ी दफ़ा इस पे बात भी कर चुके हैं कि हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि ग्रास रूट पे हम लोग इतना काम नहीं हो रहा और हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी डेवलप नहीं हो पा रही। और मेरे ख्याल से इस लीग से हम लोग कम्पेटिटिव क्रिकेट मिलेगी और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर होगा बाकी लड़कियों के साथ। तो मेरे ख्याल से जो हमारी जो क्रिकेट है जो आने वाली लड़कियाँ हैं वो बहुत कुछ सीखेंगी और डेफिनेटली उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। थैंक बिस्मा, आपको हम ऑब्वियसली गुड लक तो कहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस, लेकिन एक सवाल तो पूछना है जो कि हम एक्चुअली मेल क्रिकेटर्स जो हमारे हैं उनसे नहीं पूछते, लेकिन फीमेल क्रिकेटर से पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आपकी एक छोटी सी बच्ची है और पाकिस्तान में हमने देखा है कि जितनी भी प्रोफेशनल ख़वातीन हो, जिस फील्ड में भी हों, जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें अपना करियर जो होता है उसको ऑन होल्ड या कभी कभार तो छोड़ना पड़ता है। आप किस तरह मैनेज कर रही हैं, किस तरह आपने मुमकिन बनाया कि आपकी क्रिकेट भी एक क्लास चल रही है और साथ आपकी बच्ची भी साथ साथ है? सुपर वुमन। थैंक यू फॉर द विशेस। और देखिए पैशन होता है और क्रिकेट अब पैशन रही है और बहुत ज़्यादा इसको टाइम दिया है और यही थी कि इस पे मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकूं कि वो लोग मदरहुड के बाद भी खेल सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट बहुत ज़रूरी था, जो कि मेरी फैमिली का था और मेरी मदर है वो साथ ट्रैवल कर रही है, उनकी बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। आई एम थैंकफुल और ब्लेस्ड कि जो मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है वो मेरे साथ है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली एक टीम एफर्ट चाहिए होती है और अम्मियाँ एंड में आपकी मदद को आती हैं। शुरू में भी अम्मियाँ ही होती हैं और बाद में भी अम्मी होती हैं जो आपकी मदद सबकी हर वक्त मदद को आती हैं। ट्रू। सो शुक्रिया आपका बिस्मा। और अभी हम बात करेंगे हमारी स्टार ऑलराउंडर निदा डार साहिबा से। सो निदा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब बताइएगा पाकिस्तान टीम एशिया कप की मजबूत तरीन मैं तो कहूँगा टीम के तौर पर उभरी है, ये टीम एफर्ट, ये वाइब भी कोई और आपकी नज़र आ रही है। सो कुछ तो है जो बदला है, किसको क्रेडिट देंगी?
जी डेफिनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंसेस टीम्स की तरफ से आ रही हैं ऑब्वियसली इसका क्रेडिट टीम को ही देना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह एफर्ट पुट कर रही हैं इस तरह के वेदर में भी और जिस तरह की टफ कंडीशंस हैं यहाँ पे बैटिंग के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज अ टीम और एज अ यूनिट बन के जैसा टीम एफर्ट आप देख रहे हैं इस तरह मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट डेफिनेटली टीम को भी देना चाहिए। और जो पीछे से स्पोर्ट्स स्टाफ की हमें जो सपोर्ट है और जो पीसीबी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है ये सारा क्रेडिट है ओवरऑल पूरी टीम को। जबरदस्त टीम वर्क तो है। अच्छा निदा, हर मैच में हमने देखा कि मैच विनर ना अलग अलग ही थे, सारे को ही हम कहेंगे कि शामिल करेंगे इसमें, लेकिन ऑब्वियसली ऑल राउंड परफॉर्मेंस तो आपकी बहुत नुमायाँ थी, हर किसी ने बहुत ही उसको एंजॉय भी किया, अप्रिशिएट भी किया। ये बताएं कि इंडिया के खिलाफ मैच में कोई प्रेशर था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि आप लोगों को कोई प्रेशर है। देखिए जी, बीइंग एन सीनियर प्लेयर और एक एज अ ऑलराउंडर मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान टीम को इस तरह की परफॉर्मेंसेस दी जाएं और ओवर द लाइन ज़रूर क्रॉस किया जाए, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं था हो रहा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ले रहे हैं और मुझे भी सब सपोर्ट मिल रही है लड़कियों की तरफ से भी और कैप्टन की तरफ से भी, तो डेफिनेटली बड़ा हेल्प आउट हुआ है पाकिस्तान टीम को भी। और इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देना इज़ अ बिग थिंग, और मेरा ख्याल है ये ऐसा मैच होता है जिसमें हम सिर्फ जज्बात से खेलते हैं और आई गेस उस तरह ही मैंने परफॉर्म किया और इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट मैचेस होंगे हम इसी तरह अपनी एनर्जी पुट करेंगे और ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि अब मुकाबला है श्रीलंका से और बाय द वे 12:30 बजे, अब से चंद घंटों बाद दोपहर 12:30 बजे मैच होगा हमारा। इंशाल्लाह अगर हम फाइनल में पहुँचे तो फिर मोस्ट लाइकली इंडिया से सामना होगा या फिर थाईलैंड से भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्या लगता है आपको, अब अगर फाइनल में इंडिया आता है तो ज़्यादा तैयारी के साथ आपको जाना पड़ेगा या इस मरतबा भी इंशाल्लाह किस्मत और आपकी हार्डवर्क आपका साथ देगी? जी देखें, ऑब्वियसली इंशाल्लाह सेमीफाइनल अगर हम जीते हैं तो जो भी टीम फाइनल में आती है हमारी कोशिश यही कि हम अपनी 100% एफर्ट पुट करें वहाँ पे और ऑन द डे जो भी टीम अच्छा खेलती है ऑब्वियसली वही मैच जीती है, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि हम पाकिस्तान को डेफिनेट विन दें और पूरी लड़कियाँ ये कोशिश कर रही है इस टाइम जल होके कि हम एक यूनिट होकर पाकिस्तान को विन दें सर इंशाल्लाह। अच्छा निदा, एक और आपका वैसे ओपिनियन भी चाहते हैं, ख़वातीन क्रिकेटर्स को सहूलतें और मौक़ों की एक शिकायत रही है इन द पास्ट हमेशा, और वाकई अगर कंपैरिजन किया जाए तो करनी भी चाहिए, क्योंकि आदमी हमारे जो मेल क्रिकेटर्स हैं उनका तो लेवल ही कुछ और है और उनको प्रोवाइड भी किया जाता है। अब पीसीबी ने ऐलान किया है कि विमेन लीग होगी। आप समझती हैं कि इससे क्रिकेटर्स को, विमेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को बहुत फ़ायदा होगा? डेफिनेटली पीसीबी की तरफ से ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है एक लीग करवाने के लिए, वुमेन लीग जो अभी अनाउंस की गई है, और ऑब्वियसली आने वाले जितने भी दिन हैं फ्यूचर लड़कियों का बड़ा सिक्योर हो जाएगा इससे, और ऑब्वियसली एक ना इस ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस ग्रैब करेंगी लड़कियां कि वर्ल्ड लेवल पे भी जाके अपना एक्सपीरियंस शो कर सकती हैं और डेफिनेटली एक दूसरे सीखने का बड़ा मौका मिलता है और एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह की जब हम चीज़ें शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो हर लेवल पर जाके हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और आने वाली जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी हमें देख के उनका भी ऑब्वियसली एक ड्रीम गोल होता है कि हम इस लेवल पे जाके क्रिकेट खेलें पाकिस्तान लड़कियों के साथ या इंटरनेशनल लड़कियों के साथ। तो ये ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है और आई गेस इससे पाकिस्तान टीम को और आने वाली जितनी लड़कियां उनको बहुत फ़ायदा होगा। चलें, गुड लक निदा टू यू एंड रेस्ट ऑफ द टीम एज वेल। टेक मोर ऑफ योर टाइम बिकॉज बहुत बड़ा मैच है इस वक्त कुछ ही घंटों में आप लोगों का, एंड वी विल बी रूटिंग फॉर यू ऑल। इंशाल्लाह ये जीतेंगे और फिर फाइनल में भी जीतेंगे। हाँ, मतलब वो मेरा ख्याल है कि वी आर ऑन दैट रोड नाउ। कुछ गाना याद आ गया? हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। किसका गाना था ये? मुझे गाना ही नहीं याद आ रहा। एक तो आप जब गुनगुना रहे होते मुझे कुछ समझ नहीं आती है। थोड़ी सी धुन इधर उधर हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल होती है। गाना वही गाए जिसकी पूरा इन ट्यून हो। ओके, ऐसे नहीं गाना, बड़ा सीरियस बिजनेस। अच्छा जी, लेकिन एक फिल्म है जिसने धूम मचा दी है और उसमें किसी गाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो धूम मचाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको गाने की जरूरत ही पड़े। ये मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ। हाँ, शुक्र है। ठीक है, वैसे भी धूम मचाई जा सकती है। हाँ, वैसे भी धूम मचाई जा सकती है। इसीलिए मौला जट ने भी बगैर किसी गाने के धूम मचा दी है, क्योंकि इसमें ऐसा बैक साउंड ट्रैक है इस फिल्म का। मतलब इसमें विजुअल एंड क्या उसे कहते हैं, विजुअल इफेक्ट्स एंड साउंड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि मतलब पागल हो गई है दुनिया। क्योंकि हमारी रिसेंटली पूरी टीम से मुलाकात हुई थी और वाकई बल्कि हम तो कहेंगे कि अब तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज ही तो मूवी लग रही है। 13 अक्टूबर है आज और आज
मूवी, बल्कि कल एक बहुत शानदार किस्म का प्रीमियर हुआ है। आज इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक, तो बड़ी उसकी तारीफ़ें हो रही हैं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड मूवी जो है इसको कहा जा रहा है। और इसमें आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे जानदार और लाजवाल किरदारों यानी मौला जट और नूरी नत को आप देख सकते हैं एक नए अंदाज में। हाँ, नए अंदाज में डेफिनेटली। और फिल्म का नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। जियो फिल्म्स की ये पेशकश है। प्रोड्यूसर हैं इसकी हमारा हिकमत। बिलाल लाशारी ने डायरेक्ट की है, जिनकी इससे पहले भी जो भी फिल्म इन्होंने बनाई है वो सुपर हिट रही है। और रंगारंग प्रीमियर में वैसे कौन कौन नहीं था, आपका क्या ख्याल है? प्रीमियर रेड कार्पेट पे आप माहिरा के लुक पे कोई कमेंट करना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि दिस इज द मोस्ट रेड कार्पेट पे तो यही कमेंट्स होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए रिजर्व इससे रखेंगे क्योंकि वो प्रीमियर आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो हमारी ही टीम गई और उस प्रीमियर को लाहौर में उन्होंने कवर किया। सो हु डिड द मीट, व्हाट डिड द सी, चले देखते हैं। He was invited. People who were not even हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार्स who were not even a part of the film were there to support it. ये जी शान भी आपको नजर आ रहे हैं और मुस्तफ़ा कुरैशी was there और Everybody was there. Everybody was there. Adnan Siddiqui was there. Hamid Mir Sahab was there, and Suhail Wadaid Sahab was also there. मतलब सारे ही पहुंचे हुए हैं। मतलब It was good to see. This is one film जहाँ बड़े different fraternities के, just not the film fraternity. अच्छा, रेशम जो है ना जबरदस्त लगती है वैसे। I really have always been a fan of रेशम. And she has her style. बड़ा बहुत स्टाइलिश हैं वो, बड़े अच्छे। So आप देख रहे होंगे, हम यहाँ कहाँ देख रहे हैं, हमारा यहाँ कोई 150 फुट का टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन है, तो हम वहाँ पे जरा जो है ना इनकी लुक्स जरा देख के देखने में हमें मजा कुछ और ही आता है। जोया नासिर है। हाँ, ये जोया है बिल्कुल। और ये है द शोमैन हिमसेल्फ, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म बिलाल लाशारी भी। और भाई बहुत एफर्ट है। अच्छा, फिर फिल्म जब खत्म हुई ना तो अंदर के भी आप अगर सोशल मीडिया पे फवाद खान है चीमा साहब के साथ। ये फवाद खान वैसे मुझे लग रहा है क्या इन्होंने अपनी अहलिया का ब्रांड पहना हुआ है, बिकॉज वो उन्हीं के नाम से है वैसे अहलिया का ब्रांड जो है। तो फवाद खान, अच्छा FK है, आई डोंट नो, आई थॉट SF है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इतना बड़ा दिन और क्या इंतजार इनको सालों से होगा इस दिन का, लेकिन हमजा अब्बासी आल्सो नोन इन द मूवी एज नूरी नत, ही कुड नॉट अटेंड द प्रीमियर बिकॉज उनको बकौल उनके ट्वीट के ही हैड हाई ग्रेड फीवर। सो हमजा अब्बासी के लिए नेक तमन्नाएं, मे ही गेट्स वेल सून, बट आई थिंक फवाद्स जैकेट could have been better. इसकी फिट बहुत ऑफ है। Then Mahira looks very nice here. आप पूछ ही रहे थे। She looks very happy and very excited for her film. Everybody is excited certainly, और हम बहुत ज़्यादा, मतलब all the audience, the film being, अच्छा, फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिली। आपको पता है जब फिल्म खत्म हुई है, हमने जरा इनसाइड शॉट्स भी देखे सोशल मीडिया पे, तो खैर अब वायरल हो चुके हैं अगर आप देखें। So they were people were just raving about it. सोशल मीडिया से एक अच्छी आपको एक ना स्नैपशॉट मिल जाएगा। ये उल्टे हाथ वाले अली सेठी लग रहे हैं लेकिन है नहीं, है ना, मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने मिस कर दिया है। और हुमायमा भी पहुंची थी, और बल्कि जो एक शो हमने हुमायमा का बड़ा अहम किरदार है दारो का। अच्छा, मीशा शफी भी आई थिंक अपने भाई फारिस शफी को सपोर्ट करने के लिए इधर आई हुई थी, बिकॉज आपको पता है कि उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल इन द फिल्म है। सो इट वाज क्वाइट, you know, जैसे कहते हैं ना, glittery and glamorous and well lit and star studded प्रीमियर। मतलब लाहौर में शायद ही कोई हो जो ना पहुंचा हो, और आपको पता है ना लाहौर में ज़रा शामें भी चिली सी होना शुरू हो गई हैं अब। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू बी इन लाहौर। ज़रा शामें ठंडी हो जाती हैं, फिर फिल्में भी रिलीज़ हो रही हों, सो आई एम श्योर दे मस्ट हैव हैड अ ग्रेट टाइम। इधर आ जाएं, वापस आ जाइए। अब ऐसा करते हैं, क्यों ना शो छोड़ के आज मूवी चला दें। 2 घंटे में तो हो ही जाएगी मूवी, तो थोड़ी सी मूवी भी देख लेते हैं। यार काफ़ी रश है ऐसे। ये कहाँ हुआ है, मतलब लाहौर में? आई एम ट्राइंग टू गेस कि किस जगह पे हुआ है। गेस आल्सो कि ये किधर हुआ है। अच्छा, वैसे इस फिल्म के किरदारों की बहुत बात हो रही है, लेकिन इस फिल्म की टीम से जब हमारी मुलाकात हुई, बाय द वे वो मुलाकात आप जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शाम 7 बजे देख सकेंगे। सो आपने मिस नहीं करना है। तफसीली उसमें फिल्म में तमाम इनसाइड स्टोरियाँ, क्यों कैसे बनी, क्या हुआ, हफ्ते की शाम 7 बजे आप देख सकेंगे। सो उसमें हम 2 लेजेंडरी एक्टर्स को सर्टनली यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। एक शफकत चीमा साहब, जिनके साथ फवाद खान भी खड़े हुए थे, एक नैयर एजाज साहब। सो उनकी जो प्रेजेंस है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त है इस फिल्म में। एंड मैं तो यहाँ से शो से वापसी पे जा रहा हूँ सिनेमा टू बाय द टिकट्स।
ज़बरदस्त। तो अगर आपने टिकट अभी तक नहीं लिया, बुक नहीं कराया, डू वॉच इट बिकॉज वैसे आप अगर इस उम्मीद में है कि आप ऑन स्पॉट जाएंगे, आपको उसी टाइम शो के मौके पे टिकट मिल जाएगा, तो मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है पहले से कोशिश करके रखें ताकि आपका प्लान अभी देखें, बाद में देखें, जब भी देखें ज़रूर। दिस इज़ डिफरेंट, यू लाइक इट। अच्छा हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर मेहनत सईद गनी की जानिब से कराची के मसाइल का कराची वालों को ही जिम्मेदार करार देने के बयान पर सियासी और समाजी हलकों में सख्त रद्द अमल देखने में आया। पहले आपको मेरा ख्याल है दिखा देते हैं, उस पर मजीद बात करेंगे। सईद गनी विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली। अच्छा, अब सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि कल वो ज़रा शिकवा कर रहे थे कि भाई आपने सियाक़ो सबाक से हट कर मेरा बयान चलाया है। तो ये सियाक़ो सबाक क्या था इस बात का? क्योंकि बीइंग कराची आइट्स नाउ वी आर क्वाइट ऑफेंडेड कि भाई मतलब ठीक है, वो पॉलिटिकल एनिमोसिटी तो नहीं है अब शहर में जो एक ज़माने में MQM, पीपल्स पार्टी और ANP की हुआ करती थी। अब तो बड़ा भाईचारा चल रहा है, तो अब भी क्या ये सब कुछ हो रहा है? वेलकम टू द शो। और ये पूरा मौका है आपके लिए, क्योंकि कराची के शहरियों ने बड़ी तनकीद की है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो जाहिर है हर आदमी को हक है कि तनकीद करे, और अगर किसी बात से वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं मुझे अल्फाज जो हैं वो मैं गलत शायद इस्तेमाल कर गया एक आध जगह पे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा खुलकर बात करने का आदी हूँ, और जो इश्यूज़ हैं उसका मैं इज़हार करता हूँ। जिनके ऊपर मुझे इल्ज़ाम लगाना होता है मैं उनका नाम लेके लगाता हूँ। और कल शायद ये बात परसों मुझसे गलती से हुई कि मैंने पहली मरतबा शायद ये कोशिश की कि मैं किसी जमात का नाम ना लूँ और एक जनरलाइज सी बात करूँ ताकि वो हो जाए। अच्छा, अब एक तो एक बड़ी नॉनसेंस किस्म की बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि जी दुनिया के मुसलमान जो है ना मज़हब को फॉलो नहीं करते। अब ये ऐसा तो हो सकता है कि जी कुछ हों जो नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो शायद बहुत परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरह से उनको कहा गया है। तब तासुर ये ले लिया जाएगा जी कोई नहीं करता, तो शायद वो मेरी कोताही है कि मैं दुरुस्त तौर पर नहीं कह सका। अगर मैं ये कहूँ कि जी कराची के लोग मसाइल को बड़ा जाकर पेश करते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कराची की ऑफिशियल आबादी है 1 करोड़ 60 लाख सबके सब वही कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं वैसे तो जो इतनी आबादी है भी नहीं गलत तरीके से हाँ नहीं है तो खैर ज्यादा ही, लेकिन ऑफिशियल जो है वो है इस तरह से पेश करते हो। अच्छा, ये बदकिस्मती रही है। अब इस पे फिर लोगों को बुरा सबसे पहले कल शोर उन्होंने मचाया जिनका नाम मैंने लिहाज में नहीं लिया। मैंने उसमें कहा कि पहले जब ये बात करते थे तो तासुर ही ज्यादा था कि MQM कर रही है। मैंने कहा अभी एक नहीं है, अभी और भी लोग हैं जो ये चीजें करते हैं, और उसमें हाफिज नईम साहब की जमात भी शामिल है। अभी नहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात पे खड़ा हूँ कि अभी हालिया जो बारिशें हुई कई इलाकों में उनके लोगों ने ये कार्रवाइयाँ ना सिर्फ की बल्कि और लोगों को भी उकसाया कि वो ये करें। अब ज़ाहिर है उनका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा वो जो पारसाई का दावा करते हैं वो शामिल हैं, तो पारसाई का दावा तो उन्हीं की जमात करती है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ पहुंची तो उन्होंने शुरू कर दिया काम। गनी साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन ये बड़ा सवेयर इल्ज़ाम है जो आप लगा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी पर्टिकुलरली हाफिज़ नईम साहब और उनके अहलकार और उनके साथी जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, बारिशों में अगर सीमेंट डाल रहे हैं वाटर लाइन आज इन गटर की लाइनों में, या बंद कर रहे हैं, एटसेट्रा जो भी कर रहे हैं, तो आप बस ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आपके पास इसके कोई सबूत हैं? क्योंकि सर्टनली दिस इज़ लाइक सीरियस। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि हाफिज साहब कर रहे हैं, मैंने कहा कि उनकी जमात के लोग कहीं कहीं ये चीज़ें कर रहे हैं और उसमें मुलविस हैं। अच्छा, अब ये अगर कहीं ये चीज़ें होती हैं तो कोई वहाँ पर्ची तो नहीं छोड़ के जाता है कि जी मैं MQM का आदमी हूँ, मैं ये काम करके जा रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी का आदमी मैं कर रहा हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी का आदमी मैं ये कर रहा हूँ। वहाँ से चीज़ें निकलती हैं, पता चलता है। और मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ाहिर जब मुखालिफिन होते हैं तो आपस में वो कहीं ना कहीं बैठते भी हैं, और वहाँ उनको ये मशवरा दिया गया कि फ़िलहाल इलाके में तुम ये इस तरह की चीज़ें करो ताकि वहाँ पीपल्स पार्टी का जो है वो इमेज ख़राब हो। अब मैं जो रो रहा था, मेरी उस पूरी जो तकरीब थी जहाँ मैंने बात की, मैं तो बड़े तकलीफ और अजीब के साथ ये गुजारिश कर रहा था कि भाई कराची हम सबका शहर है, सियासी मुखालफतें होती हैं, तनकीद करनी चाहिए, हम भी फरिश्ते नहीं हैं, हम में जो खराबियाँ हैं उसकी निशानदेही होनी चाहिए, जो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं उस पर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन हमारे बुग़्ज़ में
ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिससे आम शहरियों को तकलीफ पहुंचती है। और ये बात जब मैं कहता हूँ ना कि जी सीवरेज लाइनें बंद की जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि हर सीवरेज लाइन की जाती है। भाई अगर शहर में मिसाल के तौर पे 10,000 लाइनें हैं तो हो सकता है कि 10 की जाती हो, 15 की जाती हो, 20 की जाती हो, लेकिन ये होता है, मसाइल यहाँ पैदा किए जाते हैं। अब वो तासुर मेरी बात से गलती से बदकिस्मती से ये चला गया कि मैं हर शहरी को ये कह रहा हूँ, ना मैंने ये कहा है, ना मैं ये कह सकता हूँ, ना मेरी ये सोच है, ना मेरी ये समझ है। मैं वही कह रहा हूँ जितना शहर में हो रहा है। और मैंने ये इल्तिजा की उस जगह बैठकर भी जिसका ये 3-4 जुमले चलाए गए कि कराची की तमाम चीज़ों को हमें ऑन करना चाहिए। हुकूमत जो भी पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो लोगों के टैक्सेस से आया हुआ पैसा होता है। अगर लोग उसका ख्याल नहीं करेंगे तो अपने लिए भी मसाइल पैदा करेंगे, हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा करेंगे, और ज़ाहिर है कि मुश्किलात का सामना लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये जो बातें थी वो मैंने की हैं, मैं करता रहता हूँ, लेकिन कल परसों की बात में शायद मैं लिहाज में नाम नहीं ले सका था कुछ लोगों का, वो ज़्यादा परेशानी हो गई, आज मैंने ले लिया है। उम्मीद है एटलीस्ट अभी तो आप खुल के नाम भी ले रहे हैं, पार्टियों के भी नाम ले रहे हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन सर पे खड़े हैं, कराची के शहरी जो है वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्होंने इस वक्त वोट देना है। क्या कुछ बातें अगर कही जाती हैं कि ऐसा होता है, वो प्रूफ के साथ पेश नहीं करनी चाहिए ताकि कराची के शहरी जो है वो एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले के वोट करें, किसी भी साइड से हो? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, जब ये माजी में ये चीज़ें होती थी तो हमने कोशिश की कि ज़ाहिर हर जगह से तो लोग आपको अवेलेबल नहीं होते हैं कि कोई तस्वीर बना ले, कोई वीडियो बना ले, लेकिन कई जगहों से वीडियोस आती थी और तस्वीरें भी आ जाती थी। अब वो ज़ाहिर के फासले से बनाई जाती हैं, कभी कभी लोगों के चेहरे शनाख्त होना मुमकिन नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी सीवरेज लाइन के अंदर बोरियां डाल रहा है और आप जब सफाई करने जाएं तो उसमें से बोरियां भी निकलें, उसमें से ईंटें भी निकलें, उसमें से तकिए भी निकलें, उसमें से ये जो भैंस और गाय के सर होते हैं बड़े बड़े, वो भी उसके अंदर से निकलें, तो जाहिर है ये चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से तो नालों में या उसमें सीवरेज लाइनों में नहीं जाती हैं, ये तो डाली जाती हैं और फिट की जाती हैं ताकि वो पानी वहाँ पे रुक जाए और लाइनें चौक हो जाएं। तो ये चीज़ें कोई ना कोई तो कर रहा होता है ना। अब इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद ये होता है कि जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है या वो हुकूमत जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको मजीद ख़राब करें और लोगों को ये कहें कि देखें कि तुम्हारी गली में सीवरेज का पानी खड़ा है, हुकूमत कर कुछ नहीं रही है। मुझे अच्छा सईद साहब ये है कि जो करने वाले होते हैं, खैर वो फिर जब ये चीज़ें निकलती हैं उस वक्त वीडियो बना के एटलीस्ट जारी किया करें। सोशल मीडिया आपको पता है ना आजकल उसी का दौर है और बहुत किए हैं, तो फिर आपको अपने सोशल मीडिया गेम को उठाने की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी को पर्टिकुलरली। एक बात ये है हनी साहब कि अगर 10,000 लाइनों में से चलें 10 में ऐसा हो रहा है, लेकिन इन 10,000 लाइनों में से 150 या 500 ख़राब हैं, तो वो जिम्मेदारी भी तो किसी को उठानी है। जहां आप ये बात करते हैं वहां आप इस जिम्मेदारी की भी तो बात करें कि भाई जैसी हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को लेकर, वैसी नहीं है। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ। देखें, जो हुकूमत की या हुकूमती इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल हमें उठानी चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए। मेरा सिर्फ इख्तलाफ उसके एक छोटे से हिस्से पर है कि भाई हम चलें, अगर अपनी नालायकी नाअहली की वजह से चलें, कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, मैं मान लूँ फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट, लेकिन अगर कहीं पे कोई लाइन ठीक चल रही है तो खुदा के लिए उसको आप खुद तो ना करो ना मतलब उसको भी आप खराब करोगे ताकि आप और उस पर अपने एफर्ट्स लगाएं जो एफर्ट्स कहीं और लग सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी कहीं पे कोई लाइनें बंद करता है तो इससे मैं अपने आप को बरीजुमा नहीं करा दे रहा हूँ। जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ मसले हैं, जहाँ इश्यूज हैं, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ जेन्युइनली सीवरेज लाइन की ज़रूरत है, जहाँ जेन्युइनली पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ हमारा बिल्कुल काम है कि हम करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ ठीक है खुदा के लिए उनको तो चलने दो ना, उनको तो जानबूझ के बहुत ही कम जगह रह गई है जहाँ सड़कें नहीं टूटी हुई हैं। अब अगर आपने चूंकि सड़कों का जिक्र कर दिया तो हम भी बात कर लें। 2.5 महीने पहले ये आई चुंदरीगढ़ रोड की पूरी एक सड़क जो टूट गई थी बारिशों में, फिर दोबारा बनी, अभी तक उसकी कारपेटिंग नहीं हुई। जहांगीर रोड की हमने कल सड़कें दिखाई जिनमें पॉट होल्स हैं, गाड़ियां गिर रही हैं उनके अंदर। ये सड़कें अभी 2-3 महीने पहले बनी थी, लेकिन पता नहीं किस मटेरियल से बनती हैं और पता नहीं क्या होता है। वैसे सालों में बनती हैं, महीनों में और फिर हफ्तों में ड्यूरिएट हो जाती हैं, लिटरली हफ्तों में, मतलब वो खत्म भी हो जाती हैं। तो जी एक मैं ऐसा करूँ आपसे, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जहांगीर रोड पे खास तौर पे वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ जहांगीर रोड अभी रिसेंटली बना, लेकिन इसमें एक इशू है, वो फिर आप कहेंगे कि ये किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है वो तो मैं आपके सामने रख दूँ।
जब पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कुछ सड़कें बनाई, और वो जब मियां नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने कराची के लिए कुछ पैकेज रखे थे, जिसमें फायर ब्रिगेड्स भी थे, जिसमें ये ग्रीन लाइन भी थी, जिसमें कुछ सड़कें भी थी। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का काम जो है वो शुरू किया। ये जहांगीर रोड भी गालिबन 2020 में मेरा ख्याल है उन्होंने बनाई, और उसमें उन्होंने एक ये सीवेज का सिस्टम भी जो है वो डाला। अच्छा, अभी जब दोबारा उसके बाद ये सड़क खराब हो गई तो अब रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने थ्रू केडीए इसको बनाया, और इसमें एक तरफ ये थी, दूसरी तरफ फिर सिविल लाइन डाली। लेकिन ये जो लाइन कलेप्स कर गई है ये वो लाइन है जो 2020 में डाली गई थी। अच्छा, अब ज़ाहिर किसी ने भी डाली होनी नहीं चाहिए थी, तो इसके ऊपर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और यकीनन अब परेशानी ये है कि मसला ये नहीं है कि जो ये जहाँ से संक डाउन कर गई है वहाँ से हम ठीक करें। अब परेशानी हमें ये भी है कि ये जितनी लाइन डाली गई है इसको पूरे को देखना पड़ेगा कि ये ना हो कि इस पोर्शन को तो हम ठीक करें, कल किसी और जगह से मसला पैदा हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल कोताही कहीं हुई है, और जिनकी कोताही हुई है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। चलें जी, सो थैंक यू गनी साहब, आपने वक्त दिया और आपने ज़रा क्लियर कर दिया जो भी आप कल कहना चाह रहे थे। आई वंडर कि इसके बाद मज़ीद क्लैरिटी की शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब फॉर बीइंग विद अस। क्विकली लेट अस गेट बैक टू द लेजेंड ऑफ मौला जट, क्योंकि आज हाँ मैं लेती होती हूँ, तो लिहाजा अब आज आपको पता है कि मूवी रिलीज़ हो रही है। कल ज़बरदस्त किस्म का इसका प्रीमियर भी हुआ। आज दुनिया भर में बड़े फिल्मी पर्दों पर ये रिलीज़ की जा रही है। मौला जट और नूरी नथ के लाजवाब किरदारों को निभाने वाले अदाकारों फवाद खान और हंजा अब्बासी ने कैपिटल टॉक प्रोग्राम में शिरकत की थी। और फवाद खान का कहना था, बाय द वे ये सुने, कि उन्हें मौला बनने के लिए, मौला जट बनने के लिए अपना वज़न जो था वो 20 किलो बढ़ाना पड़ा, और फिर उतारा कैसे, आई होप ये भी बताया। और साथ ही हमजा अब्बासी का भी ये कहना था कि वो उनका जो गेटअप था ना उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। एक्चुअली वो हमें भी बता रहे थे व्हेन ही केम ऑन आवर शो, लेकिन सुने ज़रा। मौला जट में सुल्तान राई का किरदार आप कर रहे हैं, लेकिन करैक्टर जो है मौला जट का वो तो बड़े हैवी वेट थे। तो इस फिल्म में भी मैंने सुना है कि आपने अपना वेट काफ़ी बढ़ाया। तकरीबन 78 किलो का वज़न था मेरा, 80 किलो का, और 100 को जो है फिर हमने इवेंचुअली। अच्छा, 100 तक पहुंचे आप? जी जी। पंजाबी बोलने की प्रैक्टिस है वो किसके साथ की आपने? वो इन सब के साथ हुई थी। मेरी पंजाबी बहुत कमज़ोर है, उर्दू तो मेरी है कमज़ोर, लेकिन पंजाबी तो बिल्कुल मुझे आती ही नहीं। और ये मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि जब बिलाल ने जब अप्रोच किया इस आइडिया के साथ, तो माजरत के साथ मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैंने कहा तुम पागल हो, क्योंकि मुझे तो पंजाबी आती नहीं। एंड वो यही था आगे से, ये तो कॉन्फिडेंस ही सेट कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। अब मेरे साथ ये सारे मेरे जितने दोस्त हैं और नासिर साहब जो हैं, उनसे भी हम फ़ोन पे जो रब्ता करके उनसे पूछा करते थे कि इसको किस लहजे में बोला जाए, किस तरह बोला जाए, एक्सेंट क्या पकड़ना है, क्योंकि पंजाबी के तो एक्सेंट भी जो है बेशुमार हैं पूरे पंजाब में। सो करते कराते हमारे पास टाइम इतना था डायलॉग्स तक पहुंचने का कि कुछ ना कुछ सीख लिया, लेकिन जितनी मुश्किल से मैंने सीखा उतनी आसानी से मैं भूल गया। पहले तो जाहिर सी बात है कि वज़न बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि अच्छा। एक पहलवानी वाला ज़हन था कि नूरी को ऐसा होना चाहिए। फवाद साहब हंस रहे हैं तो वाकया उनको याद आ गया है। नहीं मुझे सब कुछ याद आ रहा है। पहले मुझे कान में बताना, फिर मैं बताऊंगा कि बताएंगे ना, ठीक। वज़न मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, उसको एक नॉर्मली हद तक रखा, लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बहुत पेनफुल थी, जिसके अंदर दाढ़ी लगती थी, मूछें लगती थी, विग लगती थी, चेहरे पे प्रोस्थेटिक्स लगते थे, तो वो ज़रा 2-1 घंटे लेता था। कभी ऐसा हुआ कि आप घर गए तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया? पहचानने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन अम्मी ने मुझे काफ़ी दफ़ा डांटा इस बात पे कि तू तेरा मुंह बिगड़ जाएगा, तेरे वाल टह पैणगे, तेरा कोई मसला पै जाऊगा। इतना ज़्यादा वो मेकअप होता था, ग्लू होती थी वो चिपकी हुई, कि वो ज़रा काफ़ी। माँ को फिक्र पड़ गई कि मेरे मुंडे नूं बिलाल लशारी ने की बना देता बिलाल लशारी। अच्छा, इनसे जब हमारी भी बात हो रही थी तो हमें भी लगा एक्टिंग और ख़ास तौर पे इस किस्म के कैरेक्टर्स को निभाना और टू लुक द पार्ट, इट्स नो इजी जॉब।
मतलब इनके जो गेयर था, जो कपड़े थे, एक तो भारी भी होते थे बहुत, खासतौर पे गौहर रशीद का भी ये कहना था। अब सारी बातें आपने यही बता देनी है, रोल है तो हफ्ते की रात 7 बजे क्या देखेंगे फिर? बस देख लेना ना, मतलब हफ्ते की शाम 7 बजे जो है आपने हमारी मौला जट की टीम से स्पेशल मुलाकात देखनी है। सिकंदर बख्त हमारे बैठे हुए हैं जो अब हमारी तवज्जो जो है ना हमें अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। आपको बताएं कि सवात में बदअमनी के वाकयात और बढ़ती शिद्दत पसंदी के खिलाफ अवाम खुद उठ खड़े हुए और 2 दिन पहले मिंगोरा में हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज नजर आए। मुजाहिदीन ने हाथों में सफ़ेद झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे और दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से नारे लगाए। सुने जरा। गर्दी नामंजूर, ये भत्ताखोरी नामंजूर, ये दहशत गर्दी नामंजूर। सीनियर तज्जिया कार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, पहले तो बुनियादी बात कर लेते हैं और वो ये है कि सवात में दोबारा सर्टनली ये इशू बन रहा है और सवात ने बड़ा बुरा दौर देखा है। शहरी इतने परेशान इस मरतबा, आपको लगता है कि इस मरतबा क्या फ़र्क है जो 2009 और 10 वाली सूरत हाल से मुख्तलिफ है? देखिए, स्वात और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिस तरह लोगों को धमकियाँ मिली हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं और जिस तरह आला हुकूमती हुकाम से बत्ते लेने की ख़बरें ज़ुबान ज़द आम हैं, तो और फिर स्वात में तो एक वाक़या भी हुआ था कि टीटीपी के हाथों कुछ सिक्योरिटी हुकाम यरगमाल बनाए गए थे और उनकी वीडियो भी बनाई गई थी। तो स्वात के लोगों को ये ख़तरा है और ख़दशा है और पूरे पख्तूनख्वा के लोगों को है, लेकिन बिलखसूस स्वात के लोगों को कि कहीं दोबारा 2009 और 2010 वाली सिचुएशन वापस ना लौट आए और कहीं दोबारा उनकी चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल ना हो, कहीं दोबारा वहाँ पे लाशें लटकती हुई नज़र ना आए और कहीं दोबारा वो हिजरतों पे मजबूर ना हो। तो यही खौफ और ख़दशा है जिसकी वजह से वहाँ के लोग रोज़ मुज़ाहरे कर रहे हैं और बदकिस्मती ये है कि उन मुज़ाहरों में हर कोई नज़र आता है सिवाय वज़ीर आला जिनका ताल्लुक़ स्वात से है और स्वात से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट जो कि तमाम के तमाम PTI के हैं, वो नज़र नहीं आते। अच्छा साफ़ी साहब, कुछ 6-8 महीने पहले भत्ताखोरी वगैरह का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ तो शहरियों की शिकायत भी सामने आने लगी। नेचुरली यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और 10 साल से है, तो उन्हीं से मुतालबा था कि मसाइल जो हैं उनका हल निकालें। तहरीक इंसाफ का रवैया क्या था, उन्होंने फिर क्या किया? देखिए, एक तो ज़ाहिर है कि अमन और अमान की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है, लेकिन इससे पहले भी जो 4-5 साल वहाँ पे PTI की हुकूमत रही तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उसको इमरान ख़ान साहब के 4 हलकों की जो जंग थी या धरने थे या लॉकडाउन था, तो उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा को और पख्तूनों को एक फ्रंट लाइन सूबा और फ्रंट लाइन कौम बना दिया गया था और उनकी सारी तवज्जो इन चीज़ों पे रही। फिर प्रोपेगेंडे की सलाहियत PTI की बहुत ज़्यादा है और उनके तमाम तर वसाइल भी वो प्रोपेगेंडे की नज़र हो रहे हैं। मसलन इस वक्त जो कबायली अज़ला है वहाँ के नौजवानों की अवेयरनेस के लिए जो रकम है वो भी PTI के मीडिया ट्रोल्स पे ख़र्च हो रहा है। तो वो पहले भी वो झूठा तासुर दिया जा रहा था कि जैसे वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है और अभी भी पंजाब के बुज़दार का तो ज़िक्र होता था, लेकिन मैं बार बार इल्तिजा ये करता था कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस वाली सूरत हाल है और लॉ एंड ऑर्डर वो तबाह का लफ्ज़ भी मेरे ख़्याल में उसके लिए कम होगा। एजुकेशन इदारे सारे पोलिटिसाइज़ कर दिए गए, हेल्थ में हस्पतालों का बेड़ा इस दौरान गर्क हुआ है और फिर यानी ज़ाहिरी बात है कि वो जो मामूल के जराइम हैं वो तो होते रहें, लेकिन अब जब लोगों को वो 2009 और 2010 की सिचुएशन भी वापस लौटती हुई नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है तो बुनियादी ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है
और दूसरे नंबर पर फिर वफाकी हुकूमत की है। अच्छा, सर्टनली वफाकी हुकूमत की भी है। सूबाई हुकूमत जब इस लेवल की मतलब बेअमनी नज़र आ रही हो कि खुदा न खास्ता हो सकती है दोबारा वो दिन आ सकते हैं, तो लोग तो निकलेंगे सड़कों पर। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में या 2-3 दफ़ा से जो मुजाहरे हो रहे हैं, ह्यूज नंबर्स हैं हाफिज़ साहब, मतलब बड़े बड़े दावे करती है पीटीआई के सियासी जलसे बहुत बड़े होते हैं, मगर ये नंबर सवात में रहने वाले कहते हैं कि उन्होंने तारीख़ में कभी नहीं देखे। और ये लोग अपने तय निकले हैं या आपके ख्याल में कोई सियासी जमात है जो इनको मोबिलाइज़ करती है? हमें तो यही इंप्रेशन है कि लोग अपने तय ही अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या ये सारी सियासी जमातों पर लोगों का अदम एतमाद नहीं है? स्वाद का मामला है, उसमें पीटीआई निस्बतन ज़्यादा ज़िम्मेदार इसलिए है कि एक तो वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है और इमरान ख़ान साहब खैबर पख्तूनख्वा के गुज़िश्ता 9.5 साल से मुबैना अमीरुल मोमिनीन है। और फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि महमूद ख़ान साहब जो उस सूबे के वज़ीर आला है, स्वाद से उनका ताल्लुक़ है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ की तमाम सीटें सूबाई और कौमी की वो पीटीआई को दिलवाई गई थी, लेकिन महमूद ख़ान साहब हेलीकॉप्टर में दिन रात इमरान ख़ान के साथ इधर उधर जाते हैं, लेकिन 1.5 माह हो गया कि महमूद ख़ान साहब अपने आबाई ज़िला स्वात नहीं गए, उनके वज़रा उधर नज़र नहीं आते। वहाँ अमन कमेटी के जो सरबराह मारे गए उनके फातहे पे भी वो नहीं गए। ख़ुद पीटीआई के एमपीए लियाकत पे जब हमला हुआ और उसमें उनके भाई और 3 पुलिस वाले शहीद हुए, तो उसके फातहे के लिए भी पीटीआई का कोई रहनुमा नहीं गया। ये जो जलसे हैं उसमें आप देखें कि उससे पीटीएम के रहनुमाओं ने खिताबात किए, मंजूर पश्तीन ने भी किया, मोहसिन दावड़ ने भी किया। अब उस रोज़ जो जलसा था उससे एएनपी के रहनुमाओं ने भी ख़िताब किया, एमल वली ख़ान ने भी, उससे पहले वाले जलसे में अयूब अशाड़ी है। लेकिन पीटीआई के लोकल रहनुमा जब उस रोज़ उस तरफ गए और स्टेज की तरफ उन्होंने चढ़ने की कोशिश की, तो नीचे नौजवानों ने गुस्सा होकर और नारे लगा के उनको वहाँ नीचे से उतरने पे लिटरली मजबूर कर दिया। वो सब ने देखा। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, अपने वक्त दिया। कोई खास नहीं है वैसे उधर।